सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी जमील खान साहब। आपकी पैदाइश कराची, सिंध की है। दरियाए सिंध के किनारे आपका जन्म हुआ। तकरीबन 25 साल आपने सहाफ़त में गुज़ारे। 10 सालों तक एक मैगज़ीन के एडिटर रहे। और अपनी आखिरी नौकरी आपने डॉन उर्दू अखबार के लिए की, जहां पर आपने एडिटिंग और ब्लॉगिंग की। उसके अलावा आपकी एक किताब है ज़ुल्मत शब, जो कि इस्लामाबाद की पूरब अकेडमी ने 2016 में छापी। जमील साहब सोशल मीडिया पर सिंध का मामला पेश करते हैं। आज इनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। जमील साहब, आपके वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू, थैंक यू। जमील साहब, आपके वालिद साहब हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान गए और आप तो पाकिस्तान में ही पले बड़े। उम्मीद करता हूं कि आप जैसे न जाने कितने लोग होंगे जिनका मुकदमा आज आप अपने प्रोग्राम में पेश करेंगे। ये सवाल जब मैं कराची में गया तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा। तो मैं आपसे भी इसी सवाल से हमारे प्रोग्राम का आगाज करूंगा कि जमील भाई, कैसी कट रही है पाकिस्तान में? ठीक तो हैं? जरा बताएं हमें। तो असल में मैं इस सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि हर एक की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। ज़िंदगी अ, भली बुरी गुज़र ही जाती है। अच्छी भी होती है, उसमें खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, हर एक के साथ ये है। लेकिन जो एक आपके अगर वालिदैन किसी एक ऐसे पछतावे में मुब्तला हों, ऐसे दर्द में मुब्तला हों, तो वो पछतावा, वो दर्द अ, औलाद को मुंतकिल हो जाता है। वो किसी भी रंग में हो सकता है, उसके असरात ज़रूर पड़ते हैं। मैं चूँकि मतलब तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तो मेरी जो सोचने की एक तर्ज़ है, वो थोड़ी-सी आम लोगों से मुख्तलिफ है। आम लोगों ने उसको अलग-अलग मायने पहनाए और उसके लिए उन्होंने खुद को महाजिर कहलवाया। मैं महाजिर खुद को नहीं कहलवाता, लेकिन तकलीफ़ और दर्द तो है। और दूसरी ये है कि पछतावा उस वक़्त और ज़्यादा बढ़ जाता है अगली नस्ल में, जब वो देखती है कि मेरे जो वालिदैन, दादा-नाना वग़ैरह जो जगह छोड़ के आए थे, वो उन्होंने जो बाग लगाया हुआ था, वो बाग तो उजड़ा नहीं बल्कि और ज़्यादा फल दे रहा है और ज़्यादा उसमें क्या कहेंगे, बहार आई हुई है और तरक्की हो गई है। और हम अ, जिस उम्मीद पे आए थे कि हम एक नया बाग लगाएँगे जो पहले वाले बाग से ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम तो लगता है कि सहरा में आ गए। हमें क्या चारा डाला गया था, हम क्या समझे और कहाँ हमारे वालिदैन आ गए। हम हमें तो लगता है कि 7वीं सदी ईस्वी में उठाकर फेंक दिया गया। हमारे बच्चे जब तक मेरे वालिद ज़िंदा थे, तो मेरी बेटियाँ उनसे यही सवाल करती थीं कि आज आपने वो हरकत की थी कि जैसे कि आज मेरे वालिद अगर हम अच्छे खासे साफ-सुथरे घर में रह रहे हैं, हमें उठा के किसी हाईवे के किनारे जहाँ दूर-दूर तक किसी दरख्त का नामो-निशान ना हो, उठा के वहाँ ख़ैमे में उठा के ले जाएँ और वहाँ रहें। तो आप लोगों ने तो ऐसी ही हरकत की थी, तो ये पछतावा तो बहुत है। दूसरे ये कि हम एक मुतनव्वो मुआशरा छोड़ के आए थे। हमारे मैं हम कह रहा हूँ दरअसल हमारे हम उनमें अपने वालिदैन को देखते हैं कि वो एक मुतनव्वो मुआशरा छोड़ के आए, डाइवर्सिटी जहाँ थी।
वो आए यहाँ, यहाँ की डाइवर्सिटी यहाँ भी थी, लेकिन उसको ख़त्म किया गया। जब तक ये यहाँ कोई सिस्टम बनता, उसको पहले ही वो डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ 41% गैर मुस्लिम थे, उनको निकाल दिया गया। सिंध से उन्हें निकलने पर मजबूर किया गया। उनके साथ उनकी जायदादों को जलाया गया, उनकी इमलाक लूटने की कोशिश की गई और इस तरह वो बेचारे अपने कीमती सामान, ज़ेवर वग़ैरह लेके किसी तरह से निकलने पर मजबूर हुए। जी। तो ये बहुत अलमनाक दास्तान है। ये तो आपकी एक पॉडकास्ट नहीं, ये तो पूरी सीरीज़ आप चलाएँ तो ये भी कम पड़ जाए। मैं सुनना बहुत अल चाहूँगा जमील साहब, ज़रूर, ज़रूर। सुनना चाहूँगा। आपने कहा, मैं लोगों के लिए थोड़ा-सा इसको सम अप कर दूँ। आपने कहा जी, जी कि आपके परिवार को मानो जी, जैसे कि एक बाग से उठा के और रेगिस्तान में डाल दिया गया हो, इस तरह से बिल्कुल, आप महसूस करते हैं कि बिल्कुल। ये जो है नुकसान हुआ आपकी फ़ैमिली का, आपके चाहने वालों का, जो कि यूपी से जिनका ताल्लुक था हिंदुस्तान में और वो जी, पाकिस्तान आए। जी, तो बिल्कुल। 75-76 साल बाद भी जिस मुल्क की, जिस वतन की तलाश में लोग आए, आज भी उस वतन में उन्हें मुहाजिर कह के क्यों बुलाया जाता है? हमारे यहाँ पर जो लोग आपकी तरफ से आए, वो तो हमारे मुआशरे में घुल-मिल गए, यहीं के हो गए, उन्हें किसी ने मुहाजिर नहीं कहा, शरणार्थी भी नहीं कहा हिंदी में अगर हम ये कहें। लेकिन बिल्कुल। ये पाकिस्तान में आज भी एक सवाल है मुहाजिर का, ये सवाल क्यों है? होना तो नहीं चाहिए था। इसमें मैं जो हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग जो रवायती मौक़िफ़ पेश करते हैं, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ़ है इससे। मैं एक इसमें इसके एक पस मंज़र में पूरी तारीख़ देखता हूँ, जो शुरू होती है मुजद्दिद अल अफ़सानी शेख सरहिंदी साहब से। उन्होंने अकबर के ज़माने में जो एक तहरीक शुरू की थी, ये उसी का शाख़साना है या आप कहें कि उसका नतीजा है कि ये जो मुस्लिम अशराफ़िया यूपी की थी, उसके दिमाग में ये मैं यही कहूँगा खन्नास भरा हुआ था कि वो कोई अलग मखलूक हैं और जो इस धरती के रहने वाले लोग हैं, वो कोई अलग मखलूक हैं। उसकी वजह ये भी थी कि जो बादशाह यहाँ हुक्मरानी करते रहे उन्होंने बहुत गैर इंसानी कवानीन लागू कर रखे थे मकामी आबादी पर जो गैर मुस्लिम होती थी। मुसलमान तो ज़ाहिर है अक्सरियत में नहीं थे और चूँकि वो हुक्मरान थे, तो मैंने जो कुछ पढ़ा है वो बड़ा ही दर्दनाक है कि यहाँ जो कानून था वो ये था कि अगर ज़िम्मी यानी गैर मुस्लिम वो जो वो किसी घोड़े पे सवार नहीं हो सकता, वो गधे पे सवार होगा, वो मखसूस लिबास जो मुस्लिम अशराफिया के लिए मखसूस था, वो लिबास नहीं पहन सकता। उसको अलग नज़र आना है ताकि उसकी शिनाख्त हो सके कि वो ज़िम्मी है यानी गैर मुस्लिम है और मुसलमानों के ने उन पे कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर कोई ये खिलजी कोई हुक्मरान गुज़रा है, उसके हमारे जावेद अख्तर साहब बड़े फ़ैन हैं। मुझे अफ़सोस होता है उस पे, हालाँकि मैं उनकी जो वो ज़बान के हवाले से जो उनका नुक्ते नज़र है, उससे बहुत मुत्तफ़िक़ हूँ और लेकिन जावेद अख्तर साहब उसकी उसकी क्या कहते हैं, हुक्मरानी की बड़ी तारीफ़ करते हैं। मुझे अफ़सोस होता है उसने ये कानून बनाया हुआ था कि अगर कोई मुसलमान सिपाही घोड़े पे सवार है और पान की पीक थूकना चाहता है,
तो ज़िम्मी अगर वहाँ से गुज़र रहा है तो उसे चाहिए अपना मुँह खोल दे। यानी वो मुसलमान सवार सिपाही जो भी है या सरकारी हरकारा है, वो उसके मुँह में थूके। इतनी तहक़ीर मैंने मतलब किसी 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 कौम के साथ नहीं देखी। शायद अमेरिका में कालों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता हो। अ, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ मुसलमानों के साथ वो सलूक नहीं हुआ जो हिस्पानिया में यानी स्पेन में किया गया। उन्हें वहाँ से बिल्कुल निकाल बाहर कर दिया गया और उनकी उनके साथ उनको ज़िंदा जलाया गया और जो कुछ हुआ, वहाँ वो तारीख में मौजूद है। लोग चाहें तो किताबें पढ़ के जी, जी। उनका मुताला कर सकते हैं। यहाँ किसी मुसलमान के साथ कम से कम हिंदुओं ने तो ऐसा नहीं किया। वो चाहते तो करते, लेकिन नहीं हुआ। शायद यहाँ बुद्धा और जो हमारे जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, कबीर और इन लोगों का असर-ओ-रसूख बहुत ज़्यादा था। तो उन लोगों की और फिर यहाँ जो जैन मज़हब है उसमें तो किसी मक्खी को भी मारना जो है वो पाप समझा जाता है। तो इस तरह की तालीमात अगर किसी धर्म की है और उसने अपने ऊपर होने वाले ज़ुल्म का कोई बदला नहीं लिया, तो ये इस धरती की एक ख़ुसूसियत है, ख़ासियत है, इस धरती का एक सुनहरा बाब है। अफ़सोस ये है कि मुसलमानों ने कभी अपने जो करतूत हैं, अपने हुक्मरानों के करतूत हैं, उनका कभी भी तज़किरा तक नहीं किया, तज़किया तो क्या ख़ाक करते वो। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है, शेख सरहिंदी साहब ने ये कीड़ा दिमागों में भरा कि तुम कोई अलग मखलूक हो। और ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि सर सैयद तक ये चीज़ें पहुँची। सर सैयद ने भी मुसलमानों को एक अलग कौम करार देने की कोशिश की। अब देखिए मुझे हिंदुस्तान का अपने वालिदैन से पता चला कि हिंदुस्तान में ये था, वो था। ज़ाहिर है बच्चे को इतना शऊर नहीं होता तो वो उससे फिर जब पहले ये मैंने बताएँ आपके वालिद साहब का यूपी में कहाँ से ताल्लुक था? मेरे दादा यूपी में अर्दली बाज़ार में वहाँ रहते थे, उनका घर वहाँ था और वो करखनदार कहलाते थे। किस शहर की बात हो रही है यहाँ? सॉरी मैं बताना भूल गया, बनारस के बनारस अर्दली में। बाज़ार। हुँ। जी, जी। तो अर्दली बाज़ार में वो करखनदार थे और वहाँ उस ज़माने में एक पेशा होता था तारकशी, वो काम करते थे। और नाना जो थे वो अ, उनका काम टेक्निकल था, वो मशीनों की मरम्मत वग़ैरह किया करते थे, मुख्तलिफ़ मशीनों की बिजली से चलने वाली मशीनें उस दौर में जो भी थीं, उनका काम हुँ, हुँ। करते थे। लेकिन उनकी रिहाइश थी वहाँ बनारस के कमिश्नर हाउस के करीब। जो रोड है कमिश्नर हाउस के साथ जो सीधा रोड जा रहा है, वहाँ उनका घर था। तो आपके रिश्तेदार आज भी बनारस में मुकीम हैं? जी, बिल्कुल होंगे लेकिन मेरा उनसे राब्ता नहीं रहा। मैं बताऊँ कि मेरे जो नाना के भाई थे, एक भाई तो फ़ौज में थे, वो यहाँ पहले से पंजाब के शहर सरगोदा में उनकी ड्यूटी थी, तो वो यहाँ मुक़ीम थे, उनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं पले-बढ़े। जबकि उनके एक भाई जो बनारस में रह गए थे वो जो वालिदा की दादी थीं, उन्होंने उनको अपने पड़ोसी को गोद दे दिया था, गोद लेना कहते हैं ना, कि पड़ोसी ने उनको गोद ले लिया था। पड़ोसी हिंदू थे, उन्होंने
उनका नाम संतोष रखा और वो बनारस में संतोष भैया कहलाते थे। यानी कि आप यूँ समझें कि जब यहाँ से खत जाते थे, जब वालिदा वग़ैरह खत लिखती थीं, नाना ज़िंदा थे वो लिखते थे, तो खत पे उनका पूरा नाम लिखने के साथ-साथ ये ज़रूर लिखा जाता था कि संतोष भैया को मिले, वरना वो उनका नाम डाकिया भी नहीं पहचानता था। हुँ। संतोष भैया से ही वो जाने जाते थे। तो अगर कोई बनारस में ऐसे संतोष भैया को जानता है तो मेरा पैगाम उन तक पहुँचाए। अगर वो हयात हैं, नहीं तो उनकी कोई औलाद हो। मेरा उनसे किसी तरह से बल्कि किसी का भी कोई राब्ता नहीं रहा है, ना हमें पता चला कि वो ज़िंदा हैं या इंतकाल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। क्या आपका क्योंकि कभी हिंदुस्तान जाना हुआ? नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ, ना मेरे वालिद का जाना हो सका, ना नाना दोबारा जा सके। हम लोग दरअसल वो लोग थे हमारे वालिदैन और नाना-दादा ये वो लोग थे, जो आजकल जैसे यहाँ कराची में मुफ्त खाना खिलाया जाता है गरीब मज़दूरों को और दूसरों को। तो हम वो लोग हैं कि हमने अगर 2 दिन से भी नहीं खाया होगा, तो हम वहाँ लाइन में नहीं लगेंगे। हमारी मतलब एक वो खुददारी या क्या कह लें कि हमारे ज़हन में ही नहीं आएगा कभी। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि यहाँ रमज़ान में इफ्तार के वक़्त अगर हम बाहर निकले हुए हों, बस-वस में हों, तो लोग इफ्तार बाँटते हैं। तो बिरयानी का पैकेट बसों में बाँटा जाता है, तो मैं वो भी नहीं लेता हूँ। क्यों? मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो हमारे जो वालिदैन वहाँ से आए तो वो पूरा घर ताला लगा के आए थे। घर पैक था, घर में हर चीज़ थी, लेकिन यहाँ आके उन्होंने कहीं क्लेम के लिए कोई लाइन नहीं लगाई। इसलिए कि वो अपने भाई के हवाले करके आए थे। वो कहते थे कहीं ऐसा ना हो कि भाई से घर छिन जाए, यहाँ हम क्लेम करें और वहाँ उनसे छिन जाए। तो ये दोनों फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ वो झोपड़ियाँ डाल के रहे, झुग्गियों में रहे और बड़े कठिन दिन गुज़ारे। उनके ज़ाहिर है नफ़सियाती और असरात उनके ज़हनों पे बहुत बुरे पड़े होंगे। बहुत तकलीफ़देह सूरत-ए-हाल थी। यूँ समझें कि मेरी वालिदा ने जब होश सँभाला वहाँ तो उन्होंने लाइट देखी अपने घर में, बिजली के बल्ब देखे, ग्रामोफ़ोन था उनके पास और जो बड़ी-सी डिस्क लगा के और उसके ऊपर एक सुई रख के चलाते हैं। हुँ, हुँ। अभी पुरानी फ़िल्मों में भी नज़र आ जाता है और बड़ा-सा एक भोंपू होता है उसके, उसमें से आवाज़ आती है। तो वो वालिदा बताती थीं कि वो था, रेडियो था, घर में पंखे थे, इस तरह मतलब घर गृहस्थी थी उनकी। वो यहाँ आए तो यहाँ कोई घर गृहस्थी नहीं थी उनके पास। पहले तो किसी के घर में रहे, फिर उन्होंने एक जगह झुग्गी डाली, उसमें चटाई से दीवार बनाई गई, चटाई से छत डाली गई छत पे। फिर गर्मी-सर्दी कैसे गुज़री होगी, हत्ता कि वहाँ फ्लैश बाथरूम था उनका बनारस में, यहाँ उनके पास कोई बाथरूम नहीं था। उन उन चटाई से दीवारें बना के, पर्दा डाल के और एक कनस्तर काट के रख के उसको बाथरूम बनाया गया। कैसी-कैसी अज़ियतें सही, यानी नाना और मामू ने कुआँ खोदा, तो उससे फिर वो पानी इस्तेमाल करते थे और फिर फिर थोड़ी तरक्की हुई तो मट्टी की दीवारें उन्होंने खुद बनाई। ये आप ये सोचें कि वो क्या उनके ज़हन पे बीती होगी कि नानी जो हैं आने के यहाँ पाकिस्तान आने के चंद साल बाद नानी का इंतकाल हो गया और नाना भी मेरा ख़्याल है 45
50 के दरमियान उनकी डेथ हो गई। कैसी उनकी सोच ज़िंदगी गुज़री होगी। यहाँ असल में उनको नाना की फ़ैमिली को एक इस तरह बुलाया गया था खत लिख-लिख के कि वहाँ हमारी यहाँ नानी के भाइयों ने खत लिख के बुलाया कि आ जाओ बड़े भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, तो छोटी बहन को देखना चाहते हैं। तो नाना इस मिलवाने के लिए लेके आए और यहाँ चालाकी से नाना का पासपोर्ट वग़ैरह फाड़ दिया गया और कहा गया कि भई तुम अगर तुमने वापस जाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी फ़ौज तुम्हें इंडियन जासूस कह के पकड़ के बंद कर देगी। वो बेचारे सीधे-साधे आदमी थे, वो डर के और कभी हिंदुस्तान जाने का सोच भी नहीं सके और अपनी माँ को याद करते-करते मर गए। ये इस तरह के अलमिए हुए। वहाँ से यूपी से लोगों को आने वाले लोग जो निचले दर्जे के थे, उन्होंने बहुत फ़ायदे उठाए, बहुत मज़े किए यहाँ आके उन्होंने। मिसाल के तौर पे नाना बताते थे कि हुँ, हुँ। ऐसे लोग जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी, उनको उन्होंने जो किसी हिंदू जो घर छोड़ के चला गया था ताजिर होगा या फैक्ट्री मालिक होगा, बड़ी-सी हवेली, उसका इन लोगों ने ताला तोड़ा, घर में घुस गए और सारी फैमिली उसमें रहने लगे। दिन में देखा कि पंखा चल रहा है, बड़ी अच्छी हवा आ रही है, खुश हो गए कि भई वाह, वाह! बड़ा अच्छा उन्होंने कभी ज़िंदगी में वहाँ ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं होगी, वो बहुत ही निचले दर्जे के लोग होंगे। तो जब रात को पंखा पंखा चलता रहा और ठंड लगी उन्हें, तो समझ में नहीं आया कि इसको बंद कैसे किया जाता है। तो नाना बताते थे कि वो बाँस लेके आए, उन्होंने पंखे की पंखुड़ियों के बीच में उस बाँस को घुसेड़ दिया और पंखा जो है वो जब उसकी मोटर जल गई तो बंद हुआ। और उन्होंने जो वॉश बेसिन होता है उसमें गाय-बकरी बाँध दी और उसमें उसका चारा डाल दिया। उनकी ये समझ में नहीं आया कि ये लगाया गया है हाथ धोने के लिए, मुँह धोने के लिए, गाय-बकरी के लिए नहीं है। और यहाँ तक कि फ्लैश को चूल्हा बना दिया बाथरूम के फ्लैश को। आप ये सोचें वो किस ज़हनी सतह के लोग थे और वो लोग फिर यहाँ अशराफिया बन गए और जो हमारे दादा, नाना, वालदैन थे वो ज़लील होते रहे। और बड़ी कस्म-पुरसी में वक़्त गुज़रा और अ, बेचारे बीमारियों में मर खप गए। जी। ये अलमिया एक मेरा नहीं है, ऐसे बहुत सारे घराने हैं। अगर उनके बच्चे पढ़ लिख गए, तो हिम्मत करके वो मुल्क छोड़ के चले गए। वरना नहीं पढ़ पाए तो यहाँ बेचारे अभी भी उसी तरह ज़लील हो रहे हैं जैसे हम लोग हैं। हम अ, पढ़ लिख तो गए हैं, समझ भी है हमें, लेकिन चूँकि ये मुआशरा जो है इस मुआशरे में किताब की इज़्ज़त नहीं होती, कबाब की इज़्ज़त होती है। कबाब की दुकानें बढ़ती जा रही हैं, किताबों की दुकानें खत्म होती जा रही हैं। हुँ। और अजीब वेश्याना अंदाज़ में यहाँ रेस्टोरेंट पे तख़्त पड़े होते हैं, उसमें बड़ी-बड़ी तोंदों वाले तख़्त पे पसरे हुए वो वहाँ अ, मुर्गियाँ उड़ा रहे होते हैं। ये हम तफ़रीह है यहाँ की। ये अजीब जी। चीज़ें देख के हमारे बच्चे भी बहुत ही मायूस होते हैं। हम तो ख़ैर हमने तो शुरू से मायूसी ही देखी। लेकिन यहाँ मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने ये समझा कि मैं चूँकि यहाँ दरियाए सिंध में पैदा हुआ हूँ, तो मैं दरियाए सिंध के किनारे पैदा हुआ हूँ, तो मैं
बजाय इसके कि ये अपनी अलग दुकान बनाई जाए, मुझे इससे वैसे भी चिढ़ है क्योंकि मैं शुरू से देखता चला आ रहा हूँ कि ये वहाँ भी जब थे यूपी में, तो उन्होंने अपनी अलग दुकान बनाई हुई थी और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तहरीक वहीं चलाई गई। जो लोग बिल्कुल निचले सतह के थे, हिंदुस्तान से आए और यहाँ आकर उन्होंने कब्ज़े किए, बड़ी-बड़ी हवेलियाँ, कोठियाँ जो थी वो उनके मालिक बन के बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ की अशराफिया फैक्ट्रीज़ का फैक्ट्रीज़ पे हिस्सा कब्ज़ा किया, कब्ज़ा दुकानों पे किया। कब्ज़ा किया। हुँ, बल्कि हैदराबाद में जो कॉलेजेस थे, हिंदुओं ने बनाए हुए थे, स्कूल बनाए हुए थे, उन पे कब्ज़ा करके उनको मार्केट में तब्दील कर दिया गया। ये जी, भी अलमिया हुआ। ऐसी-ऐसी सूरत-ए-हाल देखने में आई। जी। हॉस्पिटल थे, वो ख़त्म हो गए, उन पे कब्ज़ा करके लोगों ने अपनी रहायशगाह बना ली। क्योंकि वो हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर्स वो तो मुसलमान नहीं थे, वो यहाँ से चले गए, उनको निकाला गया। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़ुल्म की दास्तान है। जैसे जब भी मैं पढ़ता हूँ या उसको अपने ज़हन में दोहराता हूँ, तो ज़हन माऊफ़ हो जाता है कि क्या उस वो वक़्त गुज़रा होगा और ये सब शुरू हुआ था वो शेख सरहिंदी साहब की जो बगावत थी जहांगीर के खिलाफ, उस दौर से शुरू हुआ। वो तहरीक जो है वो फिर अंग्रेज़ों ने उसको अपना लिया और इस 2 कौमी नज़रिया तख्लीक किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 ज़बानें तख्लीक की गईं। एक ज़बान को 2 अल्फ़ाबेट अलग-अलग अल्फ़ाबेट्स में लिखकर कह दिया गया कि ये 2 ज़बानें हैं। जिसको बात कर रहे हैं, ये ज़बान बोली तो एक ही है। बिल्कुल एक है, बस इसको लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा-सा अलग है। वो अलग तो मुझे सैयद बाबर अली साहब की वो बात भुलाए नहीं भूलती कि वो ये कहते हैं पाकिस्तान बनने के साथ कैसे-कैसे लोग यानी बड़े-बड़े लोग, कैसे-कैसे लोग ऐसे-वैसे हो गए और वाक़ई, ऐसे-वैसे लोग कैसे-कैसे हो गए। हुँ? वाक़ई, जी, वाक़ई। जी। तो अच्छा जमील साहब आपके जैसे और भी वहाँ लाखों की तादाद में लोग हैं जो आज भी इस दर्द में मुब्तला हैं कि हमारे बड़ों से ये क्या गलती हो गई, ये कितना बड़ा गुनाह हो गया। क्या कोई पछतावा कहीं पर आपको दिखाई देता है? नहीं, अफ़सोस यही है कि ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। ये देखिए कितना बड़ा अलमिया है कि ये लोग जो खुद को यहाँ आके बानियाने पाकिस्तान कहते हैं और है भी क्योंकि सिंध में तो जो करारदाद पाकिस्तान के लिए मंज़ूर हुई, वो उस वक़्त मंज़ूर की गई थी जब कांग्रेस ने बायकॉट किया था वॉकआउट किया था असेंबली से और सिर्फ़ 1 वोट से वो मंज़ूर हो सकी थी, 1 वोट की वजह से। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि जो पाकिस्तान के लिए मरा जा रहा हो क्योंकि यहाँ एक अल्लाह बख्श सोमरो साहब थे जो यहाँ के असेंबली में चीफ मिनिस्टर थे। उस वक़्त इस ओहदे को वहाँ यहाँ वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा कहा जाता था। तो वो चाहते थे कि अंग्रेज़ ने चूँकि आज़ाद सिंध पे कब्ज़ा किया था तो वो उसे आज़ाद छोड़ के जाएँ। तो उनको अब बताया तो यही जाता है कि मुस्लिम लीग के गुंडों ने उनको कत्ल कर दिया। यूँ जो अच्छा करारदाद-ए पाकिस्तान लाहौर में मंज़ूर हुई, ये हर जगह बताया जाता है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग ने जो मुनक्किद की थी लाहौर में 1940 में, हुँ, हुँ। उससे पहले या उसके बाद अल्लाह बख्श सोमरो ने दिल्ली में एक ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी, जो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी, उससे कहीं ज़्यादा मंदूबीन ने उसमें शिरकत की थी और उसमें आज़ाद सिंध का मुतालबा किया था और कहा गया था कि ये सिंध जो है आज़ाद
एक रियासत था और उस पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था और अगर अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आज़ादी देते हैं तो उसे सिंध को आज़ाद एक रियासत की सूरत में दिया जाए, जो भले एक वफ़ाक के अंडर में हो लेकिन उसकी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। तो ये ज़ाहिर है ये जो प्लान बनाया हुआ था पहले से, वो उसके खिलाफ ये बात थी तो उनको कत्ल कर दिया गया और यहाँ सिंध में एक वोट की वजह से करारदाद पाकिस्तान मंज़ूर हुई। पाकिस्तान के मुतालबे पर के लिए करारदाद मंज़ूर हुई। जबकि सिंध में ऐसा कुछ नहीं था, ये सारा दर्द यूपी में था, हुँ, तो हुँ। उन्हीं लोगों की जो औलादें हैं, आज भी खुद को बानियाने पाकिस्तान फ़ख्र के साथ कहती हैं और ये उनका कहना है कि हमने पाकिस्तान बनाया है और हमारा हक ज़्यादा है इस पे और वो लोग तो यहाँ सिंध को तक़सीम करने का मुतालबा करते हैं, जो कि अंग्रेज़ ने भी इसको तक़सीम नहीं किया था और वो चाहते हैं कि उनकी जो उर्दू स्पीकिंग आबादी जहाँ-जहाँ है, वहाँ उनको एक आज़ाद वो सॉरी एक सूबा बना के दे दिया जाए जो सिंध से अलग करके। हुँ, हुँ। ज़ाहिर है ये सिंध के मकामी लोगों के लिए तो एक मतलब क्या कहेंगे एक तलवार जैसी बात है कि उनके गले पे तलवार चलाने वाली बात है। तो जैसे वहाँ बैठ के उन्होंने हिंदुस्तान को तक़सीम करने का मुतालबा किया था, अब यहाँ बैठ के वो बजाय इसके कि अपनी हरकतों पे पछताएँ, अपने बुज़ुर्गों की हरकतों पे लानत भेजें और देखें कि उनकी तहरीक से, उनके ये तक़सीम कर देने के अमल से कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी नस्लों का नुकसान हुआ और नस्लों का क्या इस पूरी धरती का नुकसान हुआ कि जिस धरती पर ऐसे-ऐसे रियाज़ीदाँ पैदा हुए जिन्होंने सिफ़र ईजाद किया। अगर फ़र्ज़ करें कि आज मैथ के इल्म को निकाल दिया जाए तो ये जो हम आप एक इंटरनेट के ज़रिए मुंसलिक हैं, ये सब कुछ भी नहीं होता। हुँ, हुँ। क्योंकि बाकी जगह तो गिनती दूसरे तरीके से होती थी ना, उसमें सिफ़र नहीं होता था। रोमन के आप देख लें हिंद से अरब तो बेचारे मेरा ख़्याल है 1000 से ज़्यादा गिनना नहीं जानते थे और यहाँ हज़ारों साल पहले सिफ़र ईजाद हो चुका था, पहिया यहाँ ईजाद हुआ। अब उस धरती पे फ़ख्र करने के बजाय वो अपने फ़ख्र की जो चीज़ है वो बाहर से तलाश करें और वो भी उस जगह से जैसे मैं अक्सर यहाँ सिंध में जब कहीं जाता हूँ और बातचीत होती है, लोग दोस्त बुलाते हैं मुख्तलिफ तक़रीबात में, अगर मुझे स्पीच देनी पड़े, तो वहाँ मैं यही कहता हूँ कि आप उस धरती पे हैं, जहाँ 5000 साल पहले पहिया मौजूद था और आप जिस कल्चर को यहाँ मुसल्लत करने की बात करते हैं, वहाँ अभी 60-70 साल पहले साइकिल जायज़ करार दी गई, तब सऊदी अरब में साइकिल चलना शुरू हुई, वरना साइकिल हराम थी। तो ये मतलब ये सोच यूपी की अशराफिया की शुरू से चली आ रही थी। गालिब ने सर सैयद को जो उन्होंने एक आईन अकबरी लिखा था, उसपे जो उन्होंने तफ़रीज़ लिख के दी थी, फ़ारसी ज़बान में है वो, उसका तर्जुमा आपको हिंदी में मिल जाएगा, वो पढ़िएगा। बहुत सर सैयद को बहुत ज़लील करके उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा कि तुम ये क्यों नहीं देखते कि वो तुम्हारे सामने वो कौम आई हुई है जो अ, आग माचिस में लेके फिरती है। यानी उन्होंने माचिस की तरफ इशारा
आग जेब में लेके फिरती है। आग जेब में बड़ी लेके में फिरती है। हाँ, आग जेब में लेके फिरती है। माचिस की तरफ उन्होंने इशारा किया। हैरान हो गए थे ये देखकर कि ये हाँ, कैसी कौम है जो कि आग जो है जेब में लेकर घूमती है। जेब पे, क्योंकि मेरी वालिदा बताती हैं कि उनकी दादी ये बताया करती थी कि आग जो है वो एक भाड़ होती थी, जैसे हम कहते हैं ना, जाओ जाओ भाड़ में जाओ। तो हुँ, वो हुँ। भाड़ होती थी, वो उसमें आग मुसलसल जलती रहती थी, तो घर में जब आग की ज़रूरत होती थी, तो वहाँ से लाई जाती थी, ऐसा तभी ही एक घर से दूसरे घर आग लाई जाती थी कि जाओ आग लेने के लिए जाओ अगले वहाँ से। जी, जी, जी। उस प्रोसेस के अंदर अक्सर ये होता था कि कोई आग लेने जाती थी वो और वो वहीं रह जाती थी उसकी घरवाली बन के। ये जी, 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 हमारे यहाँ तो ये जो है ना मुहावरे हैं, मुहावरे हैं, कि बिल्कुल। "अग लैण गई सी ते घरआली बन गई।" आग लेने गई थी और घरवाली बन गई। ये हमारे घरवाली, यहाँ तो पंजाब में बिल्कुल। तो ये मुहावरे हैं। अच्छा, तो जमील मैं साहब। वही अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ उस इस कदर यानी अब इन्होंने अपनी जो यूपी के लोग यहाँ माइग्रेट करके आए, तो उन्होंने अपनी जैसे मैं उनसे कहता हूँ कि जो तुम बोली बोल रहे हो, वो हिंदी है, तो तुम्हें चाहिए था कि तुम खुद को हिंदुस्तानी कहते। जैसे हुँ, सिंधी बोलने वाले सिंधी कहलाते हैं, पंजाबी बोलने वाले पंजाबी कहलाते हैं, पश्तो बोलने वाले पश्तून कहलाते हैं, बलोची बोलने वाले बलोच कहलाते हैं। तो तुम हिंदी बोलते हो तो हिंदुस्तानी बन जाते। तुमने एक डॉग्मेटिक लफ्ज़ इख्तियार कर लिया। यानी वो भी तुमने ऐसा लफ्ज़ इख्तियार किया कि यहाँ अजीब बात है कि अगर कोई किसी साहब ने महाजिरों महाजिर लफ्ज़ की मुखालफत की, यहाँ कराया सिंध में, तो उनके खिलाफ वॉल चॉकिंग कर दी गई कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है। अच्छा। ये हाँ, ये डॉग्मेटिक लफ्ज़ इख्तियार करने का मकसद ही यही था इनका कि इनकी इनकी हरकतों पे कोई उँगली ना उठा सके। तो ये मुस्लिम अशराफिया जो वहाँ से आई, इनके दिमाग नहीं सुधरे हैं, ये वही हैं। आज भी उनके दिमाग में यही भरा हुआ है। आज भी जैसे मैंने हमारे घर में भी आजकल बात चल रही है, डिस्कस हो रहा है। एक साहब हैं कराची के, उन्होंने वीडियो बना के डाली है, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी ना भेजें। ये वही सर सैयद भी यही चाहते थे, इकबाल भी यही कहे गए कि औरतों को मत पढ़ाओ। तो वो दिमाग आज तक चल रहा है और उन साहब की वीडियो जो है लाखों लोग देखते हैं। सोचें ज़रा कि क्या वो ये लोग हैं और क्या मुआशरा तश्कील दे रहे हैं और किस चीज़ को फैला रहे हैं। मेरी बेटियाँ तो उनका तो खून खौल रहा है कि ये इस आदमी की हिम्मत कैसे होती है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये ज़हन वो वहाँ से जो आए उन्होंने कुछ नहीं सीखा। मेरे नाना मरहूम जो थे वो कांग्रेस के सपोर्टर थे, क्योंकि ज़ाहिर है बनारस में रहते थे, जो उनके इर्द-गिर्द लोग थे, वो उनके दोस्त। अब जैसे जो माहौल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके घर का एक फर्द, एक हिंदू पड़ोसी को गोद दे दिया जाए और उसका नाम संतोष हो, तो किस कदर एक उनका ज़हन कुशादा होगा और किस कदर आला ज़रफ़ी उनके अंदर होगी। तो ये लोग यहाँ जब आए तो वो देख के हैरान रह गए कि ये क्या बना रहे हैं ये लोग। तो मेरा ख़्याल है वो कुढ़-कुढ़ के ही बेचारे मर गए। इन्होंने जो जो उर्दू स्पीकिंग इस वक़्त हमारी कराची, हैदराबाद में जो अक्सरियत है, उनके दिमाग वही हैं आज भी, कि दिमागों में कुछ भी कोई भी तब्दीली नहीं आई है, उनके दिमाग वही हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था ना कि जो शेख सरहिंदी
का जो मिशन था वो सर सैयद भी उसी मिशन पे ही थे। उन्होंने अंग्रेजी तालीम का जवाज़ इसलिए नहीं पैदा किया था कि वो कोई रोशन ख़याली मुआशरे में लाना चाहते थे। वरना अगर वो वाक़ई रोशन ख़याल होते, तो शायद वो औरतों की तालीम को बुरा ना कहते। दूसरे मेरा एक पूरा थीसिस है इस पे कि जो अशराफिया की तालीम जो है सर सैयद ने सिर्फ़ अशराफिया की तालीम पर ही ज़ोर दिया। सर सैयद यूनिवर्सिटी में किसी जुलाहे, किसी हुनरमंद के बेटे को तालीम हासिल करने की कोई इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो लोग नीच कहलाते थे। जी। तालीम वही हासिल कर सकता था जो जो ख़ानदानी अशराफ में आता हो। ये लोग अजलाफ कहलाते थे, जैसे मेरे नाना मैकेनिक थे, मेरे दादा जो थे तारकश थे, यानी जो मेहनत करके कमा रहा है वो वो इनके नज़दीक निचला हुँ। नीच है, और जो दरबारी है, दरबार में खुशामद करके हरामखोर बन के हरामखोरी कर रहा है, वो अशराफ में है। तो ये सर सैयद भी उसी मिशन पे कार फरमा रहे। हुँ, हुँ। उन्होंने सिर्फ़ अशराफिया के लिए मेरा पूरा एक थीसिस है, कभी अगर आप जी, जी, मौका ज़रूर देंगे। मैं चाहूँगा कि आपसे ना मुसलसल गुफ्तगू होती रहे। हम हफ़्ते में जी, 1 मर्तबा तो ज़रूर बैठें। अच्छा, जी। आप के बच्चे आज कैसा महसूस करते हैं इस मुल्क में? यहाँ पे रोज़गार के जो मौक़े हैं, मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो लोग हैं आजकल, वो कोशिश उनकी ये है कि चलें कोई ना कोई चक्कर चला के ना यहाँ से निकल जाएँ। तो एक जी, जी। मायूसी है लोगों में बहुत बहुत ज़्यादा, ही ज़्यादा पाकिस्तान को बहुत, लेके एक नेगेटिविटी बहुत। आ गई है कि शायद अब यहाँ पे मुस्तकबिल हमारा अच्छा नहीं हो सकता। देखिए कोई भी रियासत जो है वो इस तरह नहीं चलाई जा सकती कि कहीं से फंड मिल जाएँ, कहीं से कुछ आ जाए, कहीं से बहुत खूब। किसी नेटो में आप चले गए, वहाँ से कुछ फंड मिल गए, कहीं अभी पिछले 20 सालों से अफ़गान वार के सम्राट हमें मिलते रहे डॉलर की सूरत में। तो ये मुल्क इस तरह नहीं चलता, मुल्क को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। हमारे यहाँ हुकूमतें जो हैं वो अपनी आमदनी इस तरह दिखाती हैं कि एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट से क्या मिला वो नहीं, बल्कि जितना रेवेन्यू वो दिखाती हैं वो इम्पोर्ट से उन्होंने जो टैक्सेस कलेक्ट किए, वो उसको अपनी आमदनी ज़ाहिर करती हैं। ये तो तबाही है ना कि आपके यहाँ सिर्फ़ फिर बेचने वाले रह जाएँगे, खरीदार कहाँ से होंगे? क्योंकि खरीदार बनने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। तो कोई आमदनी का ज़रिया आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है, आपके बच्चे कितने पुरुम्मीद हैं इस मुल्क को लेकर? वो लोग तो बिल्कुल भी पुरुमीद नहीं हैं। जब वो छोटे थे, तभी से वो अपने दादा से इस तरह के सवालात करते थे, तल्ख़ किस्म के कि आप क्यों आ गए? क्या पड़ी थी आपको? जब दादा बताते थे कि हिंदुस्तान में ये था, वो था, या नानी बताती हैं, तो ये लोग तो लड़ते हैं। दोनों बेटियाँ हैं मेरी, और एक मास्टर फाइनल ईयर में है, और दूसरी जो है वो एमफ़िल कर रही है मैरीन साइंस में, और छोटी वाली जो है वो एमएससी कर रही है ज्योग्राफी में। तो अ, अब यहाँ लड़कियाँ पढ़ लिख जाएँ तो क्या करें? सिवाय उनके पास ऑप्शन क्या है? टीचिंग करने का। यहाँ तालीमी इदारे धड़ाधड़ प्राइवेट खुल रहे हैं। कि बस यही हो रहा है कि बच्चे जो पढ़ते जा रहे हैं, और फिर इन्हीं तालीमी इदारों में पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अब बताइए कि उन प्रोडक्शन कहाँ से होगी? मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क तो ऐसे नहीं चल सकता। नतीजा ये है कि कोई कानून नहीं है, कहीं भी किसी तरह का
स्कूल में वर्दा एक स्कूल में टीचिंग भी करती है और एमफिल भी कर रही है। तो स्कूल के टाइमिंग होते हैं, लेकिन टीचर के लिए कोई टाइम नहीं है। किसी भी दिन मतलब छुट्टी वाले दिन भी उसको बुलाया जा सकता है। हुँ, हुँ। पैसे मुआवज़ा इंतहाई मामूली मिलता है। अब जो एमफिल मैरीन साइंस में अगर एक नौजवान कर रहा है, तो उसको तो एक कैडर मिलना चाहिए ना, उसको एक मकाम मिलना चाहिए। उस यहाँ अपॉर्च्युनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि सरमायाकारी नहीं हो रही है। सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई साहब 4 करोड़ रुपए उनके पास हैं, 4 या 5 करोड़ रुपए भी हैं, तो वो उसके अगर कहीं प्लॉट खरीद लेंगे, तो उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर वो इतने इतने करोड़ रुपए की अगर कहीं छोटी-सी फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, एक मामूली सी चीज़ मैं बताऊँ कि मोटरसाइकिल के पार्ट्स अ, बनने की छोटी-सी फैक्ट्री लग सकती है। हुँ, हुँ। मशीनों से छोटे से रकबे पे तो उसके लिए लेकिन उस बंदे को सिर्फ़ ये काम करने के लिए इतनी जगह मगज़मारी करनी पड़ेगी, इतने पैसे उसके खर्च हो जाएँगे कि वो बोलेगा कि मैं पागल हूँ जो ये काम करूँ। अब तो ये हाल हो गया है कि जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, वो भी अपना बोर या बिस्तर समेट के भाग रहे हैं यहाँ से। तो जब सरमायाकारी नहीं होगी, तो नौजवानों को रोज़गार के मौके कहाँ से मिलेंगे? ऐसे में इस महँगाई के साथ जब इन्फ्लेशन की फ़िगर्स आती हैं, तो पता चलता है जी 40% 35% इस तरह से घर जिस चलाना तरह से कितना कितना मुश्किल बिल्कुल, है। बहुत सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानों पे बड़ा-बड़ा लिख के लगाया हुआ है कि रोज़ाना चीज़ों की कीमत अलग होगी। सेल्समैन से बहस ना करें। ये हाल हो गया है। क्यों? क्योंकि वो अब सबको मनमानी का मौका मिल जाता है इस तरह। कोई हुँ, हुँ। कानून, कोई सच्चाई पकड़ने वाला कोई नहीं है। सब अपने-अपने धंधे पे लगे हुए हैं। गरीब आदमी बुरी तरह पिस रहा है। लेकिन जी। अजीब मामला है, अजीब बहुत ही तकलीफ़देह मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि इस गरीब आदमी का भी बहुत बड़ा अलमिया है कि वो कभी अपनी ये जो ग़ुर्बत उस पे मुसल्लत की गई है, महँगाई, उसके खिलाफ कभी इकट्ठा होके कहीं मुज़ाहरा नहीं करेगा। हाँ, अगर उसको ये कह दिया जाए कि फलाँ आदमी ने ये गुस्ताखी कर दी है, तो वो पूछेगा भी नहीं कि क्या गुस्ताखी की है। वो सारे इकट्ठा होके उसको वहीं उसकी लिंचिंग कर देंगे। बेशुमार वाक़यात हैं, जिनकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती। कराची में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं। अब चूँकि सोशल मीडिया आ गया है तो चीज़ें छुप नहीं पाती, लेकिन मैं 25 साला सहाफ़त मैंने गुज़ारी है सहाफ़त में अपनी ज़िंदगी के 25 साल गुज़ारे हैं, तो मैंने बहुत देखा है ये सब चीज़ें। बहुत सारी खबरें ऐसी होती थीं जो सिर्फ़ डॉन छाया करने की हिम्मत करता था, चूँकि वो अंग्रेज़ी में छपता है, डॉन उर्दू अखबार। अखबारात जो हैं, वो ऐसी खबरें तो छापने की हिमाकत नहीं कर सकते। उसके एक हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं, नताइज होते हैं और बेहद खौफ़नाक होते हैं। जी। इस लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया आ गया है तो चीज़ें नहीं छुप पाती और वो वायरल हो जाती हैं चीज़ें। तो जी। अब पता चल जाता है, वरना पहले ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, जो दबा दिए गए। हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पे एक मैं बताऊँ कि यहाँ किसी फैक्ट्री में एक सिंधी हिंदू था, वो काम करता था। वो किसी मुसलमान लड़की से उसकी वहाँ फैक्ट्री में दोस्ती हो गई, तो वो मुसलमान भाइयों को गैरत जाग गई, उस पे झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको मार दिया गया। ये खबर सिर्फ़ डॉन अखबार में छपी थी। इसको मेरा ख़्याल है 20 या 15-20 साल के दरमियान वक़्फ़ा होगा, इतना वक़्त गुज़र गया होगा। तो जी। ये और ना उसपे कोई उसका
क्या कहते हैं उसके फॉलो अप किया गया कि उस खबर का आगे क्या बना, मुल्ज़िमान पकड़े गए या नहीं पकड़े गए या ऐसे ही घूमे हैं? कुछ नहीं। जी, वापस लौट के आते हैं हमारे मौज़ू पर, तक़सीम पर बात करते हैं। हिंदुस्तान की तक़सीम से सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है मेरे नज़दीक, तो वो मुसलमानों का हुआ है, क्योंकि वो 3 मुल्कों में बँट के रह गए। अगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में होते, तो एक बहुत बड़ी क़ुव्वत होकर अपनी सियासी तौर पे अपनी जो भी इनकी माँगे हैं, उसको मनवा सकते थे। आज कहाँ खड़ा है बरे-सगीर का मुसलमान? पाकिस्तान हो, तो बांग्लादेश हो या मेरी हिंदुस्तान। राय थोड़ी-सी मुख्तलिफ है इस हवाले से। अच्छा, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक क्योंकि मैंने अम्बेडकर साहब की किताबें पढ़ी हैं। हुँ, हुँ। उनकी सबसे पहली किताब मैंने वो पढ़ी थी जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने लिखी थी, उसका नाम मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहा। वो मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिली थी। तो मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा ना ख़ास्ता ये तफ़्तीश ना हुई होती, तो आज हिंदुस्तान जो है ना, वो बहुत बड़ी हलाकत से गुज़र रहा होता। ख़ाना जंगियाँ हो रही होती, जगह-जगह फ़साद हो रहे होते। बहुत बुरा हाल होता। ये जो आज हिंदुस्तान ने इस वक़्त 5वीं मईशत बनता है, इसकी वजह भी यही है कि ये जो इन लोगों के अंदर अब देखें ना मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इतनी तकलीफ़ गुज़रने के बाद तक़सीम के और माइग्रेट करके यहाँ आके ज़िल्लत की ज़िंदगी गुज़ारने के बावजूद भी ये लोग खुद नहीं समझ पाए कि हमने क्या किया, हमारे बड़ों ने क्या किया। वो आज भी इस जिन लोगों ने उन्हें पनाह दी थी, जिस धरती ने उन्हें अपना अपना दामन वसी करके, कुशादा करके अपने अंदर समेट लिया था, उसको चाहते हैं कि वो इसको तक़सीम कर दें। वो लगे हुए हैं। मुझे खतरा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर एक नई ख़ाना-जंगी यहाँ सिंध में स्टार्ट हो सकती है और ये मज़ीद एक अलमिया होगा। तो ये तो अम्बेडकर साहब दुरुस्त कहते थे कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान बनना हिंदुस्तान की तरक्की के लिए और अगर नहीं हुआ होता तो ये तहरीकें चल रही होती। आप याद करें जो खिलाफत तहरीक चली थी, उसमें उसका कोई जवाज़ नहीं बनता था हिंदुस्तान में उस तहरीक का और उसको लेकर फिर किस कदर फ़सादात हुए, उसके ज़रिए मालाबार का वाक़या मैंने पढ़ा था, मुझे तफ़सील याद नहीं है। अगर कोई साहब चाहें तो नेट पे सर्च कर लें, उसमें जी, जी। अगर हिंदुओं के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती हुई और हमारे यहाँ तो उसको बड़े पॉज़िटिव अंदाज़ में बताया जाता है और बड़ी फ़तह के जैसे कोई फ़तह हासिल हुई थी। वो ये ये सब सिलसिला फिर चलता रहता है और रुकता नहीं। मतलब अ, फिर फ़लस्तीन के लिए तहरीक चल रही होती। उस वक़्त 2 ऑक्सफ़ोर्ड से पढ़े हुए 2 मेंटल केस ने खिलाफत तहरीक चलाई हुई थी, जबकि तुर्की के मकामी लोग वो खिलाफत ख़त्म कर रहे थे। उन्हें उससे कोई लेना-देना नहीं था। और ना इनका मेरा ख़्याल है उनसे राब्ता हुआ होगा। तुर्कियों से जाके इन्होंने पूछा होगा कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ फ़सादात चलते रहते। हुँ, ये हुँ। तो अच्छा ही हुआ कि जो हो गया सो हो गया। अब यही है कि इकबाल का उन पर मुमकिन है बहुत असर रहा हो उस वक़्त। इकबाल को पढ़-पढ़ के और लोगों के ज़हन उस तरह के हो गए हों कि बाज़ू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देस है तू मुस्तफ़वी है। तो वो इस्लाम को ही कौमियत का जो है ना, वो धागा बनाकर और मुल्क और कौम की तश्कील देते थे।
इकबाल को तो उस ज़माने में शोहरत मिल गई, लेकिन गली-गली इकबाल मौजूद होंगे। मुसलमानों में शायरी का कीड़ा तो माशाअल्लाह आज भी कराची में आप मैंने लिखा भी था, एक मज़ाहिया तहरीर मैंने लिखी थी कि कराची में रास्ता चलते किसी पत्थर से ठोकर लगे और वो पत्थर आप हटा के देखें तो वहाँ से भी कोई शायर निकल सकता है। तो और वो शायरी यही होती है, लगभग इकबाल टाइप की ही होती है सारी शायरी। सही। तो आप हिंदुस्तान की तक़सीम के बारे में बात कर रहे थे कि अगर तक़सीम ना हुई होती तो हिंदुस्तान बहुत पीछे रह जाता। ये मुसलमान जो हैं, ये हिंदुस्तान को कभी भी तरक्की याफ़्ता मुल्क बनने नहीं देते। जी। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम अशराफिया कभी भी वो धरती से जुड़ने वाले जो उनका ख़यालात वो अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई और ना कर पाती। उनके अंदर आज भी देखें ना कि हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उन्होंने हिंदुस्तान एक सेक्युलर रियासत है, उन्होंने उस सेक्युलर रियासत में अपने लिए एक तालिबानी रियासत बना रखी है, अपने मुसलमानों के लिए, मुस्लिम अशराफिया ने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, वो तो मैं तो पढ़ के हैरान रह गया। मैंने कहा ये मतलब एक सेक्युलर मुल्क में जो है मुस्लिम खातून के साथ वही सलूक किया जा रहा है, जो एक अफ़गानिस्तान में अफ़गान खातून के साथ किया जाता है। बस वहाँ कोड़े नहीं मारे जा रहे, लेकिन सलूक तो वही है कि उसका इतना हिस्सा होगा, उसके साथ ये सलूक होगा, उसके साथ यानी वहाँ मज़हबी ठेकेदारों ने इस कानून के ज़रिए अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। वहाँ शरीयत नाफ़िज़ है। कैसी अजीब बात नहीं है। और किसी मुस्लिम फ़र्द ने इसके खिलाफ कभी कोई आवाज़ भी नहीं उठाई। शायद उठाई हो हाँ, जावेद अख्तर साहब का मैंने सुना है। उनकी तकरीरें मैंने सुनी है, वो इसके खिलाफ बात करते हैं। अ, लेकिन वो कितने लोग होंगे? एक आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, हुँ, हुँ। वो बोलते अ, मेरा ख़्याल है कि कोई नामवर मुस्लिम आलिम या कोई किसी ने इस मौज़ू पे बात नहीं की, सब डरते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, उसे आज आप कहाँ देखते हैं और उसके जो हालात हैं, उसके लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानते हैं? मुसलमान देखें जैसे मैं अर्ज़ करूँ कि मेरे जो वालिदैन थे ज़ाहिर है अशराफ में नहीं आते थे वहाँ के नाना-दादा, दादा की फ़ैमिली और क्योंकि वो दरबारी लोग नहीं थे या मदरसे के लोग नहीं थे, वो हुनरमंद लोग थे और हुनरमंद लोगों को यूपी और जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो किताबें हैं वो उनको अजलाफ तहरीर करती हैं यानी नीच लोग। तो इन लोगों की ज़बान वही थी जो आज मैं हिंदुस्तानी वेब सीरीज़ में देखता हूँ यूपी की अ, और फ़िल्मों में देखता हूँ। मेरी वालदा सीन बोलती हैं शीन की जगह, शीन नहीं बोल पाती और मेरे ससुर जो थे मरहूम वो गुब्बारे को फुग्गे कहते थे। ये मैंने किसी फ़िल्म में भोजपुरी फ़िल्म में देखा कि वहाँ हुँ। गुब्बारे को फुग्गा बोला जा रहा है। मेरे जो चचा थे वो क्या कहते हैं उसको मिज़ाज, मिज़ाज उर्दू का लफ्ज़ है लेकिन वो उसको मिजाज़ कहते थे। मिजाज जैसे है ना? मिजाज उल्टा हाँ, कहते थे। जी, जी, जी। सही। हाँ, और ये आज भी हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वहाँ के, वो इसी तरह बोलते हैं। जो ज़ाहिर है वो अगर बोल रहे हैं तो वो अजलाफ ही होंगे, अशराफ नहीं। तो ये अलमिया है और ये सीन और लोग जो हैं शीन का जो फ़र्क है, वो तो हमारे पंजाबी भाई भी अक्सर उसमें डंडी मार बिल्कुल, देते हैं।
बिल्कुल। जिन दोस्तों को नहीं तो पता हो, ये हम जो हैं उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका ज़िक्र कर रहे हैं, जी, हरूफ जी, जी। जिसे कहा जाता है। जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो निचला तबका है, वो इन अशराफिया के तसल्लुत में रहा। अब देखिए ना कि मेरे नाना जो थे वो कांग्रेस के सपोर्टर थे, लेकिन उस उस जो उस वक़्त नेट भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, सिर्फ़ अखबार और रेडियो हुआ करते थे और उसका उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि दादा और नाना दोनों पाकिस्तान आ गए, जबकि उन दोनों को यहाँ आने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ ना उनकी अमलाक छीनी जा रही थी, ना उनकी जान को खतरा था। किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वालिदा बताती हैं कि जब ये लोग तांगे में बैठ के स्टेशन जा रहे थे, तो उनके जो पड़ोसी और नाना के दोस्त थे, वो तांगे के साथ चलते जाते थे और रोते जाते। तो कैसी मतलब कितना एक कुर्ब होगा आपस में कि वो यही कहते थे कि अख्तर मियाँ मत जाओ, अख्तर मियाँ मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, हम मर जाएँगे। ये जुमले होते थे। तो ऐसे ही दादा के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो अ, वो अशराफिया का तसल्लुत इतना ज़्यादा है, आज तो और बढ़ गया है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान आज इन्हीं मज़हबी ठेकेदारों और मुस्लिम अशराफ की वजह से अनपढ़ है और महरूम है और पसमानदा है। इन्होंने मदरसे बनाए हैं, इन्होंने स्कूल नहीं बनाए। एक दोस्त हैं हमारे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, सौलत पाशा साहब। हुँ, वो हुँ। अक्सर हिंदुस्तान जाते-आते रहते हैं। उनका ससुराल है वहाँ दिल्ली में और यहाँ वो अ, अच्छी पोस्ट पे रहे, अच्छे खाते-पीते घर के हैं, तो उनके लिए कोई आना-जाना मसला नहीं होता, तो वो अक्सर चले जाते हैं। तो जब लास्ट मर्तबा वो गए थे, तो उन्होंने लिखा था कि उनके गाँव में एक अच्छे खाते-पीते फर्द ने, उनके जो रिश्तेदार थे, मस्जिद बनाई और ज़ाहिर है लाखों रुपया खर्च किया और उसका मीनार मंदिर की जो उसको क्या कहेंगे, स्टोपा कहेंगे, हुँ, हुँ। उससे ज़्यादा ऊँचा करने के लिए मज़ीद लाखों रुपए खर्च किए। अच्छा। इन्होंने कहा कि यार तुम इतना पैसा खर्च कर दिया तुमने, स्कूल बना देते। तो उन्होंने कहा नहीं मदरसा बनाया है मस्जिद में। हुँ। ये यानी हिंदुस्तान का मुसलमान तो और पसमानदा है। यहाँ जो हम देखते हैं हम लोग हमारे बच्चे जिस तरह पढ़ लिख गए हैं, वहाँ बेचारे वो लोग तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नहीं, वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे इंडियन मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट जो है, वो पाकिस्तान के ओवरऑल लिटरेसी रेट से कहीं बेहतर है। वो ज़रूर बेहतर होगा, लेकिन वो चूँकि उनके मौक़े मुयस्सर हैं ना, लेकिन जो अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ हुँ, वो हुँ। बेचारे मज़हबी ठेकेदारों के अंडर में हैं। जी, उनको यही पता है ये बात आपकी दुरुस्त है। हाँ, वो बेचारे उस उसी ऐनक से देखते हैं जो उनके आँखों पे उनके पेश-ए-माम मस्जिद के पेश-इमाम ने लगा दी। वो कभी जी, अपनी आँख से नहीं देखते। बिल्कुल, ये बात तो है। आज प्रोग्राम का वक़्त जो है, वो यहीं ख़त्म हो चला है। मेरी कोशिश होगी कि जमील साहब से हम हफ़्ते के हफ़्ते एक बार मुलाकात तो ज़रूर करें। बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे ज़हन में हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। इनके ज़रिए हम जो है पाकिस्तान और की जो बनने सी की जो तारीख़ है, उससे लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान में जो मुहाजिर कम्युनिटी हैं, उनके क्या मसले-मसाइल हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। जमील जी, साहब, आपने जो बात कही मेरे दिल को लगी कि आपके जो बड़े हैं, उनसे उनके हमसायों ने जो कि मुमकिन है ज़्यादातर हिंदू ही रहे होंगे, उन्होंने बिल्कुल, कहा कि अख्तर मियाँ ना जाओ, अख्तर मियाँ ना जाओ, हम तो मर जाएँगे आपके बगैर। ये बात बिल्कुल। बहुत सारे ये लोगों को मुसलमान नहीं जी, थे, मुसलमान तो सारे यहाँ आ गए।
वो बेचारे हिंदू थे, दोस्त यार उनके सारे वही थे जो रो रहे थे। हिंदू थे वो जो रो रहे थे। मुझे जी, गर्म हवा, वो एक फ़िल्म थी बलराज साहनी साहब की, उसका जी, वो जी, सीन में याद आ गया आखिर में कैफ़ी आज़मी साहब का जो बिल्कुल। है एक बहुत ही उम्दा शेर है। आई एम श्योर आपने भी सुना होगा। तो वो कुछ वैसी ही कैफ़ियत मुझे नज़र आती है कि बलराज साहनी साहब भी जी पाकिस्तान के लिए जा रहे होते हैं, अपने घर-बार जो है उसको ताला मार के, और वो देखते हैं कि उनका जो बेटा है वो नौजवानों की एक भीड़ में जो कि अब रोज़गार के लिए वहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो एक भीड़ में वो भी शामिल हो जाते हैं। तो वो बलराज साहनी साहब एक वक़्त वहाँ पे ठहर के और फिर सोचते हैं कि मैं आगे जाऊँ या मैं यहीं रह जाऊँ। तो वो फिर कहते हैं तांगे वाले को कि मियाँ, तांगा जो है वो घर की तरफ ले लो, तो वापस चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। काश ऐसा कुछ हुआ होता आपके साथ, वाक़ई, तो वाक़ई, फिर आप और हम जो हैं इस तरह से गुफ्तगू ना कर रहे होते। मुमकिन है आप हिंदुस्तान में ही होते, और कौन जानता है कि हालात किस तरह के होते। लेकिन जो भी हो, आज जो हैं उनसे तो बहुत अच्छे ही होते। लेकिन बिल्कुल, मेरी तो यही ख़्वाहिश है कि अब पाकिस्तान बन चला है, तो जो कैफ़ी आज़मी बिल्कुल, साहब का शेर है वो मैं यहाँ पे लोगों को वो जो है थोड़ा-सा उससे अपना पैगाम देना चाहूँगा कि शायद उसमें छुपी हुई जो बात है वो समझ जाएँ कि जो जी, दूर से तूफ़ान का करते हैं नज़ारा, उनके लिए बिल्कुल। तूफ़ान यहाँ भी है, वहाँ भी। हाँ जी, जो दूर बिल्कुल, से तूफ़ान का करते हैं नज़ारा, उनके लिए तूफ़ान यहाँ भी है, वहाँ भी। धारे में जो मिल जाओगे, बन जाओगे धारा, ये वक़्त का ऐलान यहाँ भी है, वहाँ भी। हाँ, हाँ, जमील साहब, वाक़ई, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी। ज़रूर, ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।